हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके। तो ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की बैंकिंग कंपनी है जो 1911 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी नहीं है। पीएसयू की मिड कैप कंपनी है। तो हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, तो क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए सही रहेगा या फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। सो उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए भी मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग थोड़ा फंडामेंटली इसको एनालाइज करेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले लेटेस्ट क्लोजिंग की बात कर लेते हैं कि 77.85 पे ये क्लोज़ हुई थी। ठीक है, 80.05 पे ओपन हुई थी और जो उस दिन का लास्ट डे जो लो था वो था 77.70 का। सो बेसिकली आप ग्राफ देख सकते हो, थोड़ा सा बेरिश मोड उसमें था। तो अभी देखते हैं कि कल के दिन क्या होता है, आई मीन मंडे के दिन क्या होता है। और अगर हम 5 ईयर का ग्राफ देखें तो आपको इसमें भी थोड़ा बेरिश ट्रेंड दिख रहा होगा। 5 ईयर्स में इसने अच्छा खासा हमें नेगेटिव रिटर्न्स दिया है इस कंपनी ने। और जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी में, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, पर उसमें से एक ऐसा पैरामीटर होता है कि जो ग्राफ है ना, आपको 5 ईयर का ग्राफ खोलना है और उसका ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी ग्राफ है वो ग्रीन होना चाहिए और थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड में होना चाहिए। तो वो वैसे कंपनीज़ में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे फॉर लॉन्ग टर्म तो वो आपके लिए थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर आप इस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा रिस्क बना रहेगा। हो सकता है कि आपका आगे भी लॉस हो, या फिर हो सकता है कि ये एकदम एक बम्पर रिटर्न्स आपको दे दे। तो इसमें एकदम 50-50 सिचुएशन रहती है ऐसे स्टॉक्स में। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट वेल्दी बनना है और एकदम रिस्क फ्री होके चलना है तो ऐसे शेयर्स को आप ढूंढिए जिसका 5 ईयर का जो भी ग्राफ होगा वो इस तरीके का ग्राफ हो। ओके, अगर आपको मैं रिटर्न दिखाऊं तो आप रिटर्न देखो, कुछ खास इसके रिटर्न्स रहे नहीं है। 5 साल में इसने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, मतलब 5 साल पहले जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उनका अभी पैसा आधा हो गया होगा। 3 ईयर्स में भी इसने 27.72 यानी 28% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लास्ट 1 साल में इसने फाइनली कुछ अच्छे रिटर्न दिए हैं अराउंड 96% के। तो मतलब देखा जाए तो कुछ खास इसमें रिटर्न्स लोगों को नहीं मिले हैं अगर कोई लॉन्ग टर्म होल्डर इसमें रहा है तो। ठीक है, अब हम रेवेन्यू की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी रेवेन्यू इस साल उतनी अच्छी नहीं रही है। लास्ट ईयर जैसे देखो 49.83 थी, पर इस साल ये घट गई है, 2.29 ही हुई है। इसके सिवा बाकी सारे पैरामीटर्स में इसने इस साल अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड हाउसेज ने इसमें अपना जो होल्डिंग है वो बढ़ाया है। दिसंबर 2020 में जैसे ये 6.47 की थी, तो वही अभी जून 2021 में म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्डिंग्स बढ़ाया है और 9.21% का म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है इसमें। ठीक है, अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस साल। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पैटर्न है। तो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ कि 63.97% का टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, ये थोड़ा घटा है। म्यूचुअल फंड इंक्रीज़ हुआ है होल्डिंग। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के होल्डिंग थोड़े घटे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बढ़े, और रिटेल एंड अदर्स तो हम लोग ही हैं, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा ऊपर नीच तो नहीं हुआ है, पर हाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशन के जो होल्डिंग्स है वो बढ़े हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। म्यूचुअल फंड के भी होल्डिंग बढ़े, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। अब हम अगर इसको सेक्टर के साथ कंपेयर करें तो सेक्टर की जो पीई है वो है 27.54, वहीं इस कंपनी की पीई है 26.04। पीबी रेशियो सेक्टर की 2.32 है और ये है 0.49। 3 के अंडर पीबी हो तो अच्छा होता है। तो ओवरऑल पीएसयू सेक्टर का ही 2.32 है। अब उससे भी ये कम है तो क्या बोला जाए। अगर डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखोगे तो सेक्टर 0.54 का परसेंट का जो अप्रॉक्स डिविडेंड देती है, पर ये कंपनी बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती है। तो डिविडेंड के लिए आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो अगर आप अपना एफडी में भी पैसा रखते तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से ज़्यादा रिटर्न्स मिलता। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका वेल्थ डिस्ट्रॉयर आप इसको कह सकते हो।
ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन को भी ये बीट नहीं कर पा रही है, एफडी को भी ये बीट नहीं कर पा रही है, डिविडेंड रिटर्न्स भी ये कंपनी नहीं देती है। ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ अच्छे चीज़ें ये कंपनी कर रही है, जिस वजह से इसमें हम आने वाले कुछ समय के लिए इसमें हम थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं। ये मैं एकदम शॉर्ट टर्म का बात कर रही हूँ, मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि मंडे को थोड़ा बेरिश मोड में ये रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो 75 पे इसका एक सपोर्ट है, तो 75 के ऊपर ये रहेगी और अगर कुछ टाइम तक ये 75 के ऊपर सस्टेन कर लेती है तो आने वाले कुछ समय में इसका जो हम शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, जो दो रेजिस्टेंस ये फेस करेगी, एक होगा 85 रुपीज़ पे, और 85 रुपीज़ को अगर ये तोड़ देती है तो 91 रुपीज़ का इसका आप टारगेट रख सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो इसे आप ख़रीद सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। टारगेट रखना होगा आपको 91 रुपीज़ का, और अगर ये 91 को भी तोड़ देती है तब ये 97 रुपीज़ तक जा सकती है, पर शॉर्ट टर्म के लिए आप 91 का टारगेट के लिए इसको आप ख़रीद सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप मानो मतलब जानना चाहते हो, तो मैं पर्सनली बैंकिंग सेक्टर में तो पहली बात आप प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करो, वो सबसे अच्छा होता है, जैसे कि HDFC हो गया, ICICI हो गया। पर अगर आप पब्लिक सेक्टर भी करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको SBI में करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जो सामने मैं ग्राफ दिखा रही हूँ, आप देखो ये जो पिंक कलर है ये SBI के लिए है और ब्लू है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो रिटर्न्स में देखो कितना ज़्यादा अंतर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटर्न दिए हैं 89% के, ये अराउंड 1 ईयर का है, और SBI ने 137% का रिटर्न दिया है। और बेसिकली SBI पब्लिक सेक्टर की सेक्टर लीडर है, तो वैसे भी आपको पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक्स तो नहीं रखने हैं, आपको अच्छे अच्छे सेक्टर के 1 या 2 स्टॉक काफ़ी होते हैं। सो जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए आप चाहो तो एक SBI रखना ही मोर देन इनफ होगा, इसके सिवा आपको कोई और स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अगर मैं कंपेयर भी करूँ तो देखो SBI आपको सस्ते में भी मिल रहा है। SBI की PE रेशियो है 17.56, वही बैंक ऑफ बड़ौदा की है 26.04। PB रेशियो SBI की 1.38 है, और देखा जाए तो डिविडेंड भी SBI 0.91 का देती है, जो कि बहुत ना के बराबर है, पर एटलीस्ट कुछ तो वो देती है। बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती है। ठीक है, अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें कि कितना ज़्यादा ये बढ़ता और घटता है, तो SBI थोड़ा कम, थोड़ा स्टेबल है बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरिजन में। 34% का इसका वोलेटिलिटी है और बैंक ऑफ बड़ौदा का वोलेटिलिटी है 47%, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेयर अगर किया जाए तो SBI थोड़ा सा स्टेबल स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो SBI ले सकते हो, क्योंकि देखो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं है। वैसे भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऐसा ही देखने को जनरली मिलता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोन्स देते हैं और काफ़ी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली इसकी जो फंडामेंटल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी उतनी अच्छी नहीं है जो आपको रिटर्न्स ला के दे। ठीक है, सो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए आपको SBI ख़रीद सकते हो पब्लिक सेक्टर यूनिट में। बैंक ऑफ बड़ौदा को आप अवॉइड कर सकते हो, और आपको ये नहीं देखना है कि महंगा है या सस्ता है। SBI भले ही थोड़ी सी महंगी शेयर हो, लेकिन आपको वो सब मैटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ जो आपको मिलता है, जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो आपको परसेंटेज में मिलते हैं। ठीक है, तो आप 10 रुपये का आप 10% किसी भी अमाउंट पे रखो, आपको मतलब वो परसेंटेज वाइज गेन हो रहा है, तो आपको प्राइस के हिसाब से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म के लिए तो देखा जाए तो ये थोड़ी अंडर वैल्यूड शेयर है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अंडर वैल्यूड शेयर को ढूंढिए, पर इसके साथ में मैंने ये भी कहा है कि वो अंडर वैल्यूड शेयर गुड क्वालिटी कंपनीज़ के होने चाहिए। अब जैसे एक कंपनी उतनी गुड क्वालिटी नहीं है, ये एक एवरेज क्वालिटी कंपनी है, पर ये अंडर वैल्यूड शेयर है। क्यों अंडर वैल्यूड है? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्निंग ग्रो नहीं हुई है, 0% से इसकी ग्रोथ हुई है अर्निंग की, जबकि इसका जो शेयर का प्राइस है वो फॉल होके -14.4% CAGR से पिछले 5 साल में ये फॉल हुआ है, जिस वजह से ये शेयर की प्राइस अंडर वैल्यूड हो गई है। पर क्योंकि ये गुड क्वालिटी कंपनी नहीं है, ये एक एवरेज क्वालिटी कंपनी है, तो ऐसे कंपनी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना है। आपको कौन से कंपनी लेना है? जिनका ग्राफ लॉन्ग टर्म का 5 ईयर्स का इस तरीके का हो, जिसका PE रेशियो सेक्टर से कम हो, दूसरी बात वो गुड क्वालिटी अंडर वैल्यूड कंपनी हो।
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको टाटा स्टील का एग्जांपल दिया था, वो एक अच्छी कंपनी है और वो अंडर वैल्यूड कंपनी है, तो उस तरीके के शेयर्स आप ले सकते हो। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को आप लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड कीजिए, ठीक है। शेयर प्राइस भी देखो, अगर लास्ट 10 ईयर्स में भी इसमें CAGR जो है वो रिड्यूस हुआ है, -6.6% का नेगेटिव CAGR है इसके लास्ट 10 ईयर्स का। तो ऐसे शेयर्स को आप अवॉइड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, बेटर टू टेक SBI। ओके, अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्यों इसमें बुलिश हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये काफ़ी कुछ कर रहा है। अगर देखा जाए तो अभी इसने पे पॉइंट इंडिया के साथ ये पार्टनरशिप में आई है। दूसरी बात, ये BPCL के साथ इसने पार्टनरशिप टाई अप किया है और इसने एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सो ये दोनों एक पॉजिटिव चीज़ है जो शॉर्ट टर्म में जिसका हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा, 91 रुपीज़ का टारगेट लेके आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन रखना है तो हो सकता है कि आपको आगे जाके बेनिफिट दे, लेकिन इतना ज़्यादा रिटर्न्स ये लाके आपको नहीं देगी जितना कि मुझे लगता है कि SBI आपको लाके दे सकती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या करना है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।